नमस्कार विद्यार्थियों। आज का BA भाग प्रथम वर्ष का अगला टॉपिक है भौतिक भूगोल का समस्थिति या संतुलन की परिकल्पना। यहाँ पर समस्थिति मतलब समान स्थिति, एक जैसी स्थिति, संतुलन से मतलब बैलेंस बना रहे, इनसे संबंधित एक भूगोल में भौतिक भूगोल में परिकल्पना दी गई। परिकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी भूभाग पाए जाते हैं, ऊंचे उठे हुए भाग, हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है, समुद्र की गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक है, इतना बड़ा गैप, और फिर भी पृथ्वी अपने आप में संतुलित अवस्था में पाई जाती है। इन सारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भौतिक भूगोल में कुछ परिकल्पनाएं दी गई है। परिकल्पनाओं का आपका अर्थ मैं पहले भी समझा चुका हूँ। परिकल्पना से मतलब है किसी विद्वान ने अपने मानसिक विचारों के आधार पर कुछ तथ्य प्रूव करके और अपनी बात कही है। तो समस्थिति या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा की आइसोस्टेसियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति मतलब समान स्थिति। और आइसोस्टेसी या समस्थिति शब्द सर्वप्रथम डटन ने 1889 में दिया था। तो समस्थिति शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है और इसका सबसे पहले प्रयोग है डटन ने किया है। अब इसकी परिभाषा क्या है? समस्थिति वास्तव में है क्या? परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित भाग, जैसे पर्वत, पठार, मैदान व नीचे स्थित क्षेत्र, झील, समुद्र आदि, इन ऊपर उठे हुए भागों तथा नीचे धसे हुए भागों के बीच में जो यांत्रिक स्थिरता की दशा है वो समस्थिति या संतुलन कहलाती है। उसके बाद एक विद्वान आता है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के परिभाषा में भी लगभग यही है कि समस्थिति संतुलन की वह दशा है जिसमें भूपटल के जो ऊपर स्थित भूभाग है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान है, उनके मध्य पाई जाती है। सारे संतुलित रूप से रहते हैं, भू संतुलित रहती है। उसके बाद ए.जे. स्टीरियस के अनुसार परिभाषा है कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं पर भी संतुलन विद्यमान है वहाँ पर समान धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। कहने का मतलब है पृथ्वी पर जहाँ भी संतुलन की स्थिति पाई जाती है वहाँ पर समान धरातलीय क्षेत्र के नीचे भी वैसी ही स्थिति पाई जाती है। उसके बाद आता है कि ये भू संतुलन की दशा या समस्थिति संकल्पना का विकास कहाँ से हुआ। ये सबसे पहले संकल्पना कहाँ से सामने आई है? 1735 में जब पूरे विश्व के जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था, अक्षांश और देशांत रेखाओं का निर्धारण का कार्य चल रहा था, तो उस समय पूरे विश्व स्तर के जो भी भूभाग थे उनका सबका सर्वे हो रहा था। उसी विचारधारा में, उसी आधार पर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत का सर्वे किया जा रहा था और वहाँ का जो विद्वान था जिस निर्देशन में कार्य हो रहा था उसका नाम था पियरे बुगार। पियरे बुगार ने जब सर्वे कर रहा था तो उसके कुछ जो आंकड़े थे उनमें कुछ अंतर आ रहा था। तो वो उसने विचार किया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि संतुलन की स्थिति कहीं इस तरह की असंतुलित रही हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यही जब सर्वे आगे जब सिंधु गंगा के मैदान अर्थात हिमालय के तलेटी वाले क्षेत्रों में चल रहा था, 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था, तब वहाँ पर दो स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर, 2 स्थान थे। इनका जब सर्वे किया जा रहा था तो सर्वे करते वक्त 2 विधियों का उपयोग किया, खगोलीय विधि और त्रिकोणमितीय विधि। जब इन दोनों विधियों का उपयोग किया तो दोनों विधियों के मापन में 5.236 सेकंड का अंतर आ गया। तो वहाँ के जो जॉर्ज एवरेस्ट थे विद्वान थे, उनके मन में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हिमालय की जो आकर्षण शक्ति वो कार्य कर रही है जिसके कारण दोनों विधियों के बीच में अंतर आ रहा है। जब यही समस्या प्राट महोदय के सामने ले जाके रखी और प्राट महोदय ने इसकी गणना की तो जो अंतर 5.236 सेकंड आ रहा था वो बढ़कर 15.885 सेकंड हो गया। तब प्राट महोदय ने माना कि हिमालय का आकर्षण बल है वो ज़्यादा होना चाहिए, परंतु उतना आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है
उसके बाद उन्होंने ये माना कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उनका घनत्व कम पाया जाता है और जो नीचे गहराई में स्थित भाग है उनका घनत्व अधिक पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल पर भू संतुलन की अवस्था है वो भी विभिन्न स्थल रूपों में अलग प्रकार से पाई जाती है। उसके बाद जो भू संतुलन की संकल्पना है, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। प्राट-मोदे की संकल्पना है, एरी की संकल्पना है, होफर्ड व बोबी की संकल्पना है, होम्स की संकल्पना है, जोली की संकल्पना है। ये 5-6 संकल्पनाएं दी गई थी। उनमें से सबसे पहली आती है प्राट-मोदे की संकल्पना। प्राट-मोदे ने क्या किया, जो कल्याण और कल्याणपुर क्षेत्र थे हिमालय के तलेटी वाले भाग में, वहाँ पर जब संकल्पना की जब गणना चल रही थी तो वहाँ पर जो अंतर बढ़ के आया तो उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि हिमालय है वो हल्के पदार्थों से बना है, इसलिए जितना इसका प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसकी वजह यह है कि जो पृथ्वी की सतह पर जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उनका घनत्व कम पाया जाता है और नीचे के भागों का घनत्व अधिक पाया जाता है। और पर्वतों का इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि पर्वत जो ऊंचे उठे हुए भाग है इसका घनत्व पठारों से कम है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम है, मैदानों का घनत्व सागरीय तले से कम पाया जाता है। अर्थात घनत्व व ऊंचाई में विपरीत संबंध पाया जाता है। जो एक डायग्राम दे रखा है वो प्राट-मोदे ने एक प्रयोग द्वारा समझाया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर तथा नीचे घनत्व समान पाया जाता है। तो इस संकल्पना को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक पारे से भरे बीकर में विभिन्न घनत्व व ऊंचाई वाले धातु के टुकड़े लिए और उनको इस पारे से भरे बीकर में डुबोने के बाद डुबोया। तब उन्होंने पाया कि जो अधिक घनत्व वाले भाग हैं, जो विभिन्न घनत्व के जो धातु के टुकड़े हैं वो सारों की सबकी एक ही गहराई रहती है, अर्थात क्षतिपूर्ति तल है वो एक समान रहता है, परंतु जो जिस प्रकार का घनत्व पाया जाता है उसी आधार पे घनत्व के आधार पे उनकी ऊंचाई है वो अलग अलग पाई जाती है। इसी प्रयोग के आधार पे प्राट ने निष्कर्ष निकाला कि सभी जो पृथ्वी के ऊपर स्थित भाग हैं वो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भूगर्भ के एक तल के सहारे स्थिर हो जाते हैं। मतलब कहीं न कहीं आंतरिक भाग में वो एक निश्चित गहराई के बाद वो स्थिर हो जाते हैं और वो एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो प्राट-मोदे के जो निष्कर्ष वाली अंतिम लाइन ये आती है कि विभिन्न स्थलों के घनत्व में अंतर होता है परंतु गहराई क्या है, एक समान पाई जाती है। देखिए इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जो जितने भी स्थल रूप हैं उनके ऊंचाई तो अलग अलग पाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जो जितनी विभिन्न प्रकार के चट्टानें हैं, जैसे कुछ शीशे से बनी हुई, कुछ लोहे से बनी हुई हो, कुछ एंटीमनी जैसे, इस तरह से पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न प्रकार के जो चट्टानी संरचना के स्थल रूप पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है परंतु उनकी गहराई है वो एक समान पाई जाती है। तो ये अंतिम ये प्राट की जो संकल्पना की एक निष्कर्ष वाली लाइन है वो विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद। इसी तरह से मतलब ये विभिन्न प्रकार की जो संकल्पनाएं दी गई है, चाहे प्राट-मोदे की हो चाहे एरी की संकल्पना हो, ये सारी की सारी संकल्पनाएं भू संतुलन या समस्थिति की संकल्पना से कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है। ये मुख्यतः संकल्पना है ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो वर्तमान पृथ्वी की सतह पर जो संतुलन की स्थिति पाई जाती है, पृथ्वी परिभ्रमण और परिक्रमण है वो निश्चित समय में कर रही है, इसके पीछे क्या राज है, इसकी जो संतुलन की स्थिति वो बिगड़ती क्यों नहीं है। कभी कभी अगर इस तरह की असंतुलन की स्थिति जहाँ पर भी उत्पन्न होती है वहाँ पर भूकंप आता है, ज्वालामुखी की क्रियाएँ होती है और इन क्रियाओं के द्वारा पुनः पृथ्वी संतुलन की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। धन्यवाद।